नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज 8 तारीख ये वीडियो मैं रात को बना रहा हूं और आपको पता ही होगा तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि मार्केट में आज रिकवरी आई थी, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, रिकवरी देख के ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो गए थे और ओवरसोल्ड मार्केट में बाउंस बैक आता ही है। लेकिन अभी भी स्थिति डरावनी बनी हुई है और मेरा मकसद आपको कोई डराना नहीं है, बल्कि हकीकत से अवगत कराना है। और दोस्तों मैं कुछ पुराने डेटा देख रहा था, उसमें मैंने 2008 के डेटा देखे जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और दुनिया में सबसे बड़ा जो डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, आर्थिक मंदी जो सबसे बड़ी थी वो 1930 में आई थी और उसके बाद जो सबसे बुरा दौर आया वो 2008 में आया। समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि आर्थिक मंदी की ओर इशारा हो रहा है, क्योंकि एक तो तेल के दाम दिनों दिन रिकॉर्ड स्तर छू रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रशियन ऑयल एंड गैस इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है, यानी अमेरिका रशिया से तेल और गैस इंपोर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, अमेरिका ने बैन लगा दिया है, इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब हो सकता है यूरोपियन देश भी रशिया से तेल और गैस इंपोर्ट करना बंद कर दें, और जर्मनी ने तो पहले ही बैन लगा दिया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, ये तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने बैन लगाया है इंपोर्ट पर, लेकिन रशिया ने अपनी तरफ से कोई भी बाधा नहीं पहुंचाई है सप्लाई पर। मैंने आपको ये पहले ही बताया था जब ये युद्ध शुरू हुआ था, ये वर्चस्व की लड़ाई, पैसे की लड़ाई है, क्योंकि आपको मैंने ये पहले ही बता दिया था, अगर रूस भी तेल और गैस की आपूर्ति पे बैन लगा देता है, दूसरे देश को आपूर्ति नहीं करता है, तो क्या होगा, बाजार में एक और गिरावट आएगी, तेल के दाम आसमान छुएंगे, और जैसी तेल में के दाम आसमान छुएंगे, महंगाई बढ़ेगी तो आर्थिक मंदी आ सकती है। वैसे ही कोविड के बाद से पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में एक टेंट लगा है, कमजोरी आई है। सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड के कारण बेपटरी हो गई थी, अब धीरे धीरे पटरी पे आ रही थी। तो ये रूस और यूक्रेन का मसला हो रहा है। अब नेटो के अंदर भी फूट पड़ी हुई है, आपस में कोई उनका समीकरण नहीं बन रहा है, यूक्रेन अलग थलग पड़ा है। पश्चिमी देश ऐसे ही करते हैं दोस्तों, साथ देने के नाम पर सिर्फ हथियार पकड़ा देंगे। अरे हथियार देने के बजाय युद्ध रोकने की कोशिश करो। आर्थिक मंदी की ओर पूरी दुनिया बढ़ रही है। अमेरिका ने तो बैन लगा दिया, यूरोपियन देश भी बैन लगा देंगे, तो वो उनकी तेल और गैस की आपूर्ति कौन पूरी करेगा? अमेरिका। आप समझ रहे हो बात? क्योंकि अमेरिका की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है कोविड के कारण दोस्तों। वहाँ जो महंगाई दर है 7.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और जो बेरोजगारी का आंकड़ा है 40-50 सालों में सबसे ज्यादा आया है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, अगर मान लो आर्थिक मंदी आ भी गई, वैसे तो मैं भी नहीं चाहूंगा आर्थिक मंदी आए, तो आपने कौन से सेक्टर पर ध्यान देना है, और मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा क्यों मैं बार बार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पर विश्वास जताता हूँ। दोस्तों ये मैंने किसी कंपनी का चार्ट लगाया है, आप देखोगे ये 8 मार्च, अभी की प्राइस 2723 रुपए चल रही है। मैं नाम भी बताऊंगा, पहले जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आप देख रहे हो यहाँ पर 20 फरवरी 2009 यानी 2008 आर्थिक मंदी का शिकार हुआ था और इतने लो पे आया था। इतने लो पर आने के बाद भी क्या ये कंपनी खत्म हुई? नहीं हुई, और यहाँ से देखो रिकवरी। और 2008 की मंदी में रिकवर होने में कम से कम 4 साल लगे थे दोस्तों। तो तभी मैं आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए बोलता हूँ। इतने लो पे आने के बाद भी ये स्टॉक खत्म हुआ था नहीं, हाँ रिकवर करने में टाइम लगा, लेकिन देखो बहुत से लोग होंगे, बड़े निवेशक होंगे जिन्होंने 2008 में इसमें पैसा लगाया होगा, होल्ड किया होगा। और ये कौन सा शेयर है? ये एशियन पेंट की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। वैसे ही ये देखो 2008 12.98 और आज की कीमत देखो 639। तो क्या ये स्टॉक भी खत्म हुआ? नहीं हुआ। इतनी ऊंचाई में देखो यहाँ पर टॉप है, टॉप से नीचे गिरेगा ही, और समीकरण ही ऐसे बन रहे हैं। और ये जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, खैर उसमें तो गिरावट आनी ही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों? ये बर्जर पेंट का है, और जो पहले दिखाया था वो एशियन पेंट है, ये बर्जर पेंट है। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? बताने के लिए, क्योंकि 2008 में भी तेल के दाम $147 पर बैरल पहुंच गए थे दोस्तों। और ये पेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, जाहिर सी बात है इनका रॉ मटेरियल तो तेल ही है। तेल के दाम महंगे होंगे तो इनका कॉस्ट ऑफ मटेरियल खर्चा बढ़ जाएगा। तेल के दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक सबके दाम बढ़ेंगे, इनके मार्जिन पर असर पड़ेगा, इनको ना चाहते हुए भी दाम बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो सबसे बुरा फाइनेंशियल क्राइसिस था वो 2008 का था। अगर मान लो फिर से आर्थिक मंदी आती है, भगवान ना करे, तो क्या ये शेयर खत्म हो जाएंगे? 2008 में जब उतना बुरा दौर चल रहा था, उतना बड़ा क्राइसिस हुआ था, तब भी इन्होंने सर्वाइव किया। ये देखो, और ये कोई नए शेयर नहीं है दोस्तों। आप भी बोर हो जाते हो कि मैं बार बार एक ही शेयर बताता हूँ। एक बात अपने दिमाग में उतार लो, जैसे क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वैसे ही शेयर मार्केट में रिपीटेशन जरूरी है। आप बार बार एक ही स्टॉक को आइडेंटिफाई करोगे, स्टडी करोगे, हर इवेंट का उन पर क्या असर पड़ रहा है ये देखोगे, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी। 11 रुपए के आसपास था ये, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, और आज कीमत देखो कितनी है, और ये इसने देखो रिटर्न कितना दिया है। जो ये डिप दिख रहा है 2020 का है। यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा होगा, सपाट लाइन है, लेकिन आप एक्सपेंड करके देखोगे किसी वेबसाइट में तो 2008 में देखना डेक्लाइन आया होगा। और ये कौन सी कंपनी है? बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। 2008 में 11 रुपए का हुआ करता था। 2008 में जिन्होंने डर के मारे माल बेचा होगा वो कभी करोड़पति नहीं बने होंगे। और वहीं
2008 में जिन्होंने इन स्टॉक में 40,000, 50,000, 60,000 रुपए लगाए होंगे वो 2018 तक करोड़पति बन गए होंगे। दोस्त क्यों कह रहा हूँ मैं, ये देखो अगर आपने उस टाइम में इसमें 60,000 रुपए भी लगाए होते, चलो 50,000 भी लगाए होते, 40,000 भी लगाए होते तो 1 करोड़ के आसपास आराम से पहुंच जाते। वैसे ही बर्जर पेंट में देखो, एशियन पेंट में देखो, अब आपने सिर्फ इन तीनों स्टॉक को ही खरीद के रखा होता, मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो ये 2018 तक करोड़पति बन गए होते। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन शेयर को 2008 की मंदी में उठाया होगा। तो वॉरेन बफेट का जो कोट है वो यहाँ पर काम करता है, बी फेयरफुल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी, यानी उनका कहने का मतलब है जब तेजी हो तो सब लोग लालच में आते हैं, अरे कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए, खरीदने के लिए जाते हैं। तो वॉरेन बफेट कहते हैं तब हमने डरना चाहिए, एंड बी ग्रीडी व्हेन एवरीबॉडी इज फेयरफुल, और सब लोग डरते कब है, जब मार्केट गिरता है। तो वॉरेन बफेट कहते हैं हमने तब खुश होना चाहिए क्योंकि अच्छे शेयर हमको खरीदने के लिए मिल जाते हैं, और उनको खरीद के रखो लंबे टाइम के लिए, कोई मैं 1-2 महीने के लिए नहीं बता रहा हूँ। अगर मान लो आर्थिक मंदी आएगी, इनमें और गिरावट आ सकती है, लेकिन खत्म नहीं होंगे ये शेयर क्योंकि इन्होंने झेला है। तभी मैं नई कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, खासतौर से आजकल की कंपनियां, क्योंकि उनके प्रमोटर देखो, कोई कंपनी के प्रमोटर नहीं है, वो सबके सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और उनका कोई भरोसा नहीं कब मालिक बेच के निकल ले। और इन कंपनियों में, एशियन पेंट में जो प्रमोटर है वो सालों साल से बने हुए हैं और कंपनी चाहती है कि ज्यादा शेयर हम अपने पास ही रखें। और सिर्फ यही नहीं है दोस्तों, बजाज फाइनेंस ने HDFC बैंक भी 2008 की मंदी में सर्वाइव किया था, वहां से अच्छा रिटर्न दिया है। और HDFC बैंक जब से निफ्टी 50 क्रिएट हुआ है तब से वो बना हुआ है, आप खुद सोच सकते हो। अब ये देखो HUL कहां से कहां पहुंच गया, 1900 में आ गया, और इसका ऑल टाइम चार्ट देखो तो आपको पता चलेगा। ये देखो इसकी खासियत, FMCG ये 2007 से 8, इसमें कोई गिरावट नहीं हुई, लेकिन स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया था। ये होती है मजबूत शेयर की पहचान। और यहाँ से देखो रिकवरी, और टॉप में है 5 साल का रिटर्न देखो, 5 साल में कितना, 800, 2017 में 874 रुपए कीमत थी। अभी भी जिसने 5 साल पहले खरीदा होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, जिसने यहाँ पर खरीदा होगा वो लोग डर रहे होंगे जो हमेशा टॉप में खरीदते हैं। ये एशियन पेंट हो गया, पीडीलाइट हो गया, HUL हो गया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, HUL, बर्जर पेंट, बहुत सारे शेयर हैं, उनको आप कभी भी खरीदो लेकिन लंबे टाइम के लिए। जैसे आपने हाई पे भी खरीदो कोई बात नहीं, गिर जाता है तो ऐड करो, क्योंकि आपको पता है ना आपने लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है। और मैंने बताया 2008 में जिसने भी थोड़ा बहुत पैसा लगाया होगा, हालांकि इसके लिए बहुत हिम्मत का काम चाहिए, जब मार्केट गिरता है पैसे लगाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, तो 2018 में वो करोड़पति बन गया होगा। आपको वेल्थ क्रिएट करनी है वो इन्वेस्टमेंट से ही होगी, और इन्वेस्टमेंट में भी इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट ही आपको करोड़पति बना सकता है। और करोड़पति बनना ना बनना ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि मार्केट आपके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करेगा, ये नहीं देखेगा आपको कितना नुकसान हो रहा है, आपको कितना मुनाफा हो रहा है। आप मार्केट को रिस्पेक्ट करोगे, टाइम दोगे तो आपका पैसा बनेगा। उस साल भी तेल के दाम बढ़े थे, और तेल के दाम बढ़ते हैं तो FMCG के ऊपर भी फर्क पड़ता है, और अभी तो खाने के तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं, तो गेहूं के दाम भी बढ़ गए हैं, तो FMCG सेक्टर पे असर तो पड़ेगा ही, ठीक है। और आने वाले Q1, Q2 जो इनके रिजल्ट है वो भी फ्लैट रह सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो ये जितना नीचे गिरे अपनी क्षमता के अनुसार उठाते चाहिए, और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप दूसरे शेयर ले सकते हैं। ये देखो दोस्तों पीडीलाइट, ये देखो जो ये आपको हल्का सा लिख रहा होगा डीप है, लेकिन आप इसका एक्सपेंड करके चार्ट देखोगे बहुत बड़ी गिरावट थी। तो ये भी कितने में आया था दोस्तों, 2008 में। एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं आएगी, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ 45-42 के आसपास, क्योंकि 8 से शुरू हुई थी मंदी, 2012 तक चली थी, रिकवर करने में टाइम लगा था। क्या खत्म हो गया? नहीं। पीडीलाइट भी केमिकल सेक्टर में है, इसके ऊपर भी इनडायरेक्टली असर पड़ेगा, तो आप चाहो तो इसको भी खरीद सकते हो। SIP वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, एशियन पेंट। एशियन पेंट सिर्फ पेंट सेक्टर में काम नहीं करता, वो होम डेकोरेशन के ऊपर भी एंटर कर लिया है उन्होंने, घर को सजाना, फर्नीचर, ये सब, क्योंकि पेंट सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो क्या एशियन पेंट का जो मार्केट शेयर है वो कम हो जाएगा? थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जो लीडर है वो एशियन पेंट ही रहेगा, क्योंकि वो उनका मैनेजमेंट भी खाली तो बैठेगा नहीं। और अच्छी बात है, पेंट सेक्टर में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो सर्विस अच्छी मिलेगी, क्योंकि मार्केट है तो उतार चढ़ाव तो आएगा ही। सब कुछ अच्छा हो रहा था, ये रशिया और यूक्रेन की वजह से हो रहा है ये, और महंगाई दर बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, उसको कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे मान लो आर्थिक मंदी आती है तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करना मत भूलना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन देने वाली कंपनी, ये भी SIP वाला इन्वेस्टमेंट पर्पस का स्टॉक है, इसके बारे में सोच सकते हो। 2008 में गोल्ड ने 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया था दोस्तों, और आपने गोल्ड खरीदना ही है, गोल्ड में पैसे लगाने हैं तो MCX की बजाय, जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ मैं, वो या तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं सेफ निवेश में, इसमें आपको 6 महीने में 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, या गोल्ड ETF उसमें भी निवेश कर सकते हैं। और सिल्वर, ध्यान रखना, सिल्वर गरीबों का सोना बोलते हैं, जब जब सोना बढ़ेगा तब तक सिल्वर के दाम भी ऊपर जाएंगे। आप सिल्वर को भी ETF के जरिए खरीद सकते हो, जरूरी नहीं है कल ही जाके खरीदो, आप अपने मन से इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब कभी ऐसी सिचुएशन आई मंदी की, तो आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड भी होना चाहिए, गोल्ड लोन देने वाली कंपनी भी होना चाहिए, ताकि
ताकि वो आपकी पोर्टफोलियो को मजबूती प्रदान करे। मंदी का इस पर असर उतना नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।